3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस जनों ने किया याद। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मोदी की घोषणा को कांग्रेसियों ने बताया चुनावी स्टंट। शक्ति एवं स्वाभिमान की पर्याय भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी के नाम से मशहूर स्वर्गीय इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी की आज जयंती के अवसर पर स्टेशन रोड स्थित इंदिरा गांधी स्मारक पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी की आज देश जयंती मना रहा है। 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आनंद भवन में जन्मी इंदु बाद में इंदिरा प्रियदर्शिनी के नाम से जानी गई। स्वर्गीय इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक 3 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। चौथी बार 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रहीं। इस दौरान 1984 में 31 अक्टूबर को उनके निवास सफदरगंज रोड नई दिल्ली पर उनके ही अंगरक्षकों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नाम से मशहूर हुई। वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। आज उनकी जयंती पर देश के प्रति उनके त्याग और बलिदान को याद करते हुए कांग्रेस जनों ने उन्हें नमन किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बायती, शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन, विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, महेश ओझा, सेवादल के पूर्व संगठक शैलेंद्र अग्रवाल, प्रताप यादव, पार्षद द्रौपदी कोहली, नरेश सत्यावना, रश्मि इंगोरानी, विपिन बैसिल, शैलेंद्र गुप्ता, सोना धनवानी, शमसुद्दीन सहित अन्य अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस जन ने कहा कि इंदिरा जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता एवं कुशल नेतृत्व से भारत को एक सशक्त, सुदृढ़ व उन्नत राष्ट्र बनाने में अपना अहम योगदान दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा जी का नाम रहेगा। आज हमारी देश की पूर्व प्रधानमंत्री और प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि। त्याग, तपस्या और बलिदान उन्होंने देश के लिए दिया। देश की एकता अखंडता को उन्होंने नहीं बिगड़ने दिया और देश के अंदर चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, हर जात, हर समाज, सबके लिए उन्होंने जो निर्णय किए, उस निर्णायक स्थिति को जो आज हम साकार करें और उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें। यही नहीं, उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर अपना परचम लहराया और चाहे रशिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, सबको मजबूर कर दिया कि उन्हें आयरन लेडी के नाम से जो है विश्व में विख्यात किया गया कि इंदिरा गांधी जी एक आयरन लेडी के नाम में से उभर कर आई। और इंदिरा गांधी जी ने चाहे किसानों के मसले पर हो, हरित क्रांति हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, जिस तरह उन्होंने देश के अंदर जो आज हमारे उत्पादों की जो संख्या बढ़ाई है, वो उत्पाद आज हमारे देश आत्मनिर्भर बना, तो इंदिरा गांधी जी की देन है। इंदिरा गांधी जी की जन्म दिवस के ऊपर आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बताए रास्ते पे चलने का प्रयास करने का एक संकल्प लिया गया। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री नहीं, देश की एकता और अखंडता के लिए खालिस्तान आंदोलन के अंदर अपने प्राणों की जिसने आहुति दी हो और देश को टूटने नहीं दिया, जिन्होंने श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के रूप के अंदर 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जिन्होंने हथियार डलवाया, बांग्लादेश का निर्माण किया हो, राजाओं का पृथ्वी पर बंद किया हो, बैंकों का जिसने राष्ट्रीयकरण किया हो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो नेता के रूप के अंदर जो शख्सियत थी, जिनको जितना नमन किया जाए। और आज जो देश की एकता और अखंडता जो कायम है, वृद्ध भारत जो कायम है, वो इंदिरा जी की बलिदान की वजह से कायम है। मैं इंदिरा जी को सदा शुभ अर्पित करता हूँ और नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री आयरन लेडी
भारत रत्न इंदिरा गांधी जी को हम नमन करते हैं। उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इंदिरा जी ने एक आयरन लेडी के रूप में अपनी पूरे विश्व में पहचान बनाई और उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और एक महिला शक्ति के रूप में पहचान बनाई और भारत गौरवान्वित होता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम लेते। एक आयरन लेडी कहलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आयरन लेडी के रूप में जो काम किए देश को आगे ले जाने के लिए, दलितों पिछड़ों महिलाओं को आगे लाने के लिए जो काम किए वो अविस्मरणीय है। वहीं श्रद्धासुमन अर्पित करने आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए लोकसभा में पारित तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की तो उस पर भी लगे हाथ अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे ही यूपी, पंजाब और गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सत्ता डगमगाने का डर सताने लगा है। इसलिए उन्होंने 1 साल तक चले किसान आंदोलन, जिसमें 800 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, अब जाकर तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत वाले मोदी जी ने आखिर कानूनों को वापस ले ही लिया। बड़ी चीज़, आज जो किसान आंदोलन लगभग 1.25 साल से किसान आंदोलन चल रहा था, जब जाके मोदी जी की नींद जगी, जब यूपी और पंजाब के अंदर उनको चुनाव नज़र आ रहे हैं, उन्हें नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में गुजरात के अंदर चुनाव, जबकि 800 किसानों की जान जा चुकी है, उन अन्नदाताओं की जान जा चुकी है जो हमका सबका लालन पोषण और भरण पोषण कराते हैं। तो उस स्थिति में इनको सद्बुद्धि दे और किसानों के जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, उनकी आत्मा के लिए हम शांति की प्रार्थना करते हैं भगवान से। और आने वाले समय में इस तरह के निर्णय मोदी जी आपने लिए तो जनता आपको देश की उखाड़ के फेंकेगी। आप देखिए कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल हो जाएगा। इस देश की आज़ादी के बाद 800 लोगों किसानों ने शहादत दी है इस देश के अंदर। ये इससे बड़ा और कोई चीज़ नहीं हो सकता कि देश की आज़ादी के 75 साल के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन, इतने लोगों की शहादत। मोदी जी ने आज तक जो कहा वो किया कहाँ? नोटबंदी की, उसके बाद माफ़ी मांगी कि चौराहे पे खड़ा कर देना, आ जाऊँगा चौराहे पे लटकने के लिए। मोदी जी ने जीएसटी लागू किया और 33 बार जीएसटी की मीटिंग हो चुकी है। अब इसके पहले भूमि आपत्ति जो कानून लाए थे राहुल गांधी जी के, उसके पर उनको दोबारा विड्रॉ करना पड़ा। आज ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, मोदी जी की गलत नीतियों की हार है। मोदी जी को इस बार प्रायश्चित करना चाहते हैं तो 800 किसान जो जिनकी डेथ हुई है उनको बच्चों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए, उनको आर्थिक पैकेज देना चाहिए कि किसान जो एक लंबे समय से खेतों में नहीं बैठकर सड़कों में बैठा था, उसको आर्थिक जो नुकसान हुआ है उस पैकेज की घोषणा भी करनी चाहिए। और ये मोदी जी अगर पैकेज की घोषणा करेंगे तो निश्चित से मान के चलूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, पर मोदी जी कम से कम किसान की आँख के आंसू तो आपने पहुँचने की बात करी है, पर उनके घर के अंदर राशन और आटा पहुँचाने की भी बात कीजिए। वापस जब होगा जब ये लोकसभा में बिल जाएगा वापस से, और इस लोकसभा में बिल जाने के बाद और उसके ऊपर उसको निर्णय होगा और तब इस कानून को लिया जाएगा। अगर मोदी जी किसानों की इतनी ही परवाह करते तो वो 15 दिन में 20 दिन में उस कानून को वापस ले सकते थे। इतने किसानों को मारने की क्या आवश्यकता थी? और ऐसी सर्दी गर्मी बरसात में 1 साल बेचारा किसान सड़कों पे पड़ा रहा, तब आज उसको किसान का वापस लेना ही था। आज तो क्या उनको लेना ही पड़ता। माननीय नरेंद्र मोदी जी आज उनको जब यूपी इलेक्शन सर पे आए हैं तो किसानों का बिल वापस लेने का ध्यान आया है। उसके अंदर आपने देखा होगा किसान कब से धूप के अंदर, बरसात के अंदर, कड़ाके की ठंड के अंदर सड़कों के ऊपर रहे और खेतों में रहे, और कितने ही किसानों को जान से हाथ धोना पड़ा। किसी ने आत्महत्या कर ली, और इन्होंने फायरिंग कराई, फायरिंग में मरे लोग, और इन्हों के लोगों ने गाड़ियों के नीचे दबा के मारा लोगों को, किसानों को। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी की आंख नहीं खुली। लेकिन आज जब सर पे इन्हों के मालूम पड़ा यूपी के अंदर स्थिति खराब है हमारी, इस चीज़ को लेकर भी हमारी स्थिति खराब है, तब जाके इन्होंने किसानों का बिल वापस लेने की बात कही है। और हम ये याद दिला दें और सारी किसान भाइयों से बोलते हैं, किसान भाइयों ये आपको लालीपॉप है। फिर आप यूपी के इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वापस कोई ना कोई नया फफूजा लेकर आएंगे आप किसानों को परेशान करने के लिए। इसलिए आप सोच समझ के अपने कांग्रेस को ही वोट दें और कांग्रेस का ही समर्थन करें।
LIC क्लास 1 ऑफिसर्स एसोसिएशन डिविजनल यूनिट अजमेर मंडल की वार्षिक सभा का आयोजन। अजमेर मंडल कार्यालय के अधीन आने वाली विभिन्न शाखाओं के लगभग 60 प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। LIC क्लास 1 ऑफिसर्स एसोसिएशन अजमेर मंडल की वार्षिक सभा का आयोजन शुक्रवार को RTDC खादिम बेंगलोर में किया गया। सभा में एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BPS चौहान और उत्तर क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेश शांकला विशेष रूप से आमंत्रित रहे। सभा में अजमेर मंडल कार्यालय व इसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाखाओं के लगभग 60 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभा में प्रमुख एजेंडा गत समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, गत वर्ष के आय व्यय के खातों का प्रस्तुतिकरण, राष्ट्रीय संगठन मंत्री का उद्बोधन और अजमेर मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन रहा। इस मौके पर वार्षिक सभा की जानकारी देते हुए उत्तर क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेश सांखला और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राजेश चतुर्वेदी ने बताया। किस तरह से आपका कार्यक्रम हुआ, क्या है? आज हमारे अजमेर डिवीज़न की LIC क्लास 1 ऑफिसर एसोसिएशन की AGM मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है और इसमें हमारे पास कोटा से, भीलवाड़ा से, विजयनगर से, ब्यावर से, किसानगंज से, विभिन्न जगह से साथी लोग आए हैं। अजमेर के भी साथी इसमें हैं और हमारे साथ हमारे आज पास में हमारे ऑल इंडिया के जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी श्री BPS चौहान, उन्होंने भी इसमें शिरकत की है और आज हमारी एक नई कमेटी का चयन किया जाएगा जो आने वाले वर्षों में क्लास 1 ऑफिसर एसोसिएशन के मुद्दों को उठाएगी और देखेगी। आज हमने मीटिंग में एक अपडेशन ऑफ पेंशन क्लास 1 LIC में LIC एम्प्लॉयज़ की पेंशन जो है रिटायर होने के बाद कभी बढ़ती नहीं है, केवल DA बढ़ता है। उस विषय पे उसको बढ़ाने के लिए एक मुख्य मांग रखी है और इस मांग में हमने ये चाहा है कि जब पेंशन हमारे यहाँ LIC में नहीं थी तो हमने एक जॉइंट फंड बनाया था। हमने पेंशन हमारे पास नहीं थी, जब जॉइंट फंड बनाया था बैंकों के साथ पेंशन प्राप्त करने के लिए और उस जॉइंट फंड का नतीजा निकला कि हमें 97 में पेंशन मिल गई। अब आज मैंने आज ये डिमांड रखी है कि क्यों ना हमें एक बार पुनः बैंकों के साथ जॉइंट फंड बनाए और उस जॉइंट फंड के थ्रू हम सरकार से और अपने अपने विभाग से ये डिमांड करें कि हमारी पेंशन को अपडेट किया जाए। इसी क्रम में एक हमारा जो फैमिली पेंशन है वो फैमिली पेंशन 15% के आसपास मिलती है, जिस उस 15% में हमारी फैमिली पेंशन वालों का दवाई का खर्चा भी पूरा नहीं निकल पाता। 30% ऑफ फैमिली पेंशन यूनानिमसली हमारे विभाग प्रमुख ने, हमारे चेयरमैन ने, इन्होंने अप्रूव कर दिया। वो भारत सरकार के पास कहीं पेंडिंग पड़ी है और शीघ्र वो आ जाए, इसकी हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ हमने एक मुख्य मुद्दा और इसमें रखा है कि जो फैमिली पेंशन का अपडेशन के साथ साथ फैमिली जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी साल में एक बार लमसम कैश मेडिकल बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि जो अब जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो वो खर्चा तो रियम्बर्स हो जाता है, लेकिन जो पेटी खर्चा है जो OPD में दिखाया जाता है तो उसका खर्चा नहीं मिलता, तो उसके लिए एक लमसम पेमेंट की व्यवस्था की जाए। उसको डिमांड को हमने आज रखा है, उसको आगे हम हमारे केंद्रीय कार्यालय तक भेजेंगे और देखना है परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि ये फेडरेशन ऑफ क्लास 1 एसोसिएशन अजमेर डिवीज़न कमेटी की इस मीटिंग में लगभग 50 प्रतिनिधि अजमेर मंडल कार्यालय, स्थानीय शाखाएं और अजमेर मंडल की जो अधीन जो शाखाएं हैं उनसे यहाँ रूबरू हो रहे हैं और इसको एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ये कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हो रही है, लेकिन ज्वलंत मुद्दे यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। हमारे एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री BPS चौहान अपने अन्य साथियों के साथ यहाँ शिरकत कर रहे हैं। इसमें सांखला जी ने जो बताया, पेंशन का मुद्दा है, मेडिक्लेम का मुद्दा है और जो पिछले वेज रिवीजन में जो कुछ विसंगतियां रह गई थी उसको भी यहाँ चर्चा की जा रही है, ताकि आने वाले टाइम में इसको और मजबूती के साथ किया जाए। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व। श्री गुरु नानक जयंती के मौके पर श्री गुरु नानक सभा गंज द्वारा जनकपुरी में सजाया गया विशेष दरबार। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 552वां पावन प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ गंज गुरुद्वारा में मनाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से चल रही प्रभात फेरी का आज समापन हो गया। वहीं शुक्रवार को सुबह 7 से 9 बजे तक आशा दीवार का पाठ गुरुद्वारा हॉल में अमृतसर से आए विशेष रागी जत्थे सरबजीत सिंह व कथावाचक ज्ञानी निशांत सिंह अमृतसर वाले ने किया। दास देवेंद्र सिंह दुआ ने बताया कि गुरु नानक जयंती पर विशेष दीवान सजाया गया है, जिसका आयोजन जनकपुरी गंज में रखा गया। सुबह 7 से 9 बजे तक कीर्तन दरबार सजाकर आशा दीवार व सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जनकपुरी में विशेष दीवान सजाकर अरदास की गई, जिसमें बड़ी संख्या में साध संगत ने भाग लिया। तदुपरांत गुरु का अटूट लंगर बरताया गया।
गुरु पर्व पर आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए गुंज गुरुद्वारे के कैशियर तारन सिंह बग्गा ने बताया। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर घर बास न परिया। कार्यक्रम हुआ गुरु नानक जयंती सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। सिखों के पहले गुरु जाहर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जिनके प्रकाश पर्व की खुशी के अंदर गुरुद्वारा श्री नानक सभा गंज अजमेर में 10 श्री अखंड पाठ साहब की लड़ी आरंभ हुई, उसकी संपूर्णता हुई। उपरांत 18 तारीख को सुबह जो प्रभात फेरी निकली थी उसकी समाप्ति हुई और उसके बाद 18 तारीख शाम से जो प्रकाश पर्व के दीवान हैं वो सजाए गए। 18 तारीख रात को दीवान सजा, जिसमें कि दीवान की समाप्ति के बाद गुरु का लंगर बरताया गया। इसी तरह 19 तारीख को सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक आशाद्वार के कीर्तन हुए। उपरांत गुरु ग्रंथ साहब महाराज को सिर पर विराजमान करके शोभा यात्रा के रूप में गुरुद्वारा साहिब से जनकपुरी लेके आए और जनकपुरी धर्मशाला में विशेष दीवान सजाया गया। ये दीवान सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक सजाए गए, जिसके अंदर सिख कौम के महान विद्वान यानी निशान सिंह जी, हेड ग्रंथी बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब और कीर्तनी जत्थे भाई साहब भाई सरबजीत सिंह रामदास अमृतसर वाले व गुरु घर के अधूरी रागी जत्था भाई जसविंदर सिंह जी ने गुरबाणी कीर्तन व कथा विचारों द्वारा संगत को निहाल किया। और इसी तरह इसी कड़ी के अंदर 19 तारीख रात का दीवान रात को 8 से 12 बजे तक गंज गुरुद्वारा साहिब में सजाया जाएगा। उसके अंदर भी गुरबाणी कीर्तन होंगे, कथा होगी और अंत में गुरु का लंगर बरताए जाएंगे। सभा के प्रधान साहब हरमंदर सिंह जी गांधी, सकत्तर साहब गुरजीत सिंह खुराना, उन्हें समझी साध संगत का हार्दिक धन्यवाद किया। हाँ, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध चारण होया। आज गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व हम समूह संगत के सहयोग से पूरी श्रद्धा के साथ जनकपुरी मनाया जा रहा है। इस मौके पे पिछले 7 तारीख से प्रभात फेरी निकाली जा रही है। रोज़ सुबह 5 बजे प्रभात फेरी चलती थी, 7 बजे तक गायत्री सब ने हर जस कीर्तन किया। इसी खुशी मौके पे दिवाली से पहले 28 तारीख से अखंड पाठ साहब की लड़ी चालू हो गई थी, उसको भी पूरी संपूर्णता कल 18 तारीख को बख्शी गई। आज 3 दीवान चल रहे हैं, आज 3 दीवान होंगे। कल शाम को, आज दिन में चल रहा है जनकपुरी में, शाम को भी गंज गुरुद्वारे में पूरे शान शौकत के साथ मनाया जाएगा। रात को 12 बजे तक दीवान सजेगा। उसके बाद आतिशबाजी, कीर्तन दरबार, कथावाचक, गुरु नानक का इतिहास सब संगतों को बताया जा रहा है। इसी खुशी में 20 तारीख को अमृत संचार भी किया जाएगा। उसमें खालसा पंथ की खालसा सजाए जाएंगे, सिंह सजाए जाएंगे। जो भी संगत आएगी सिख गुरु, उनको अमृत छक के दीक्षा दी जाएगी। अमृत छकाना मीन्स सिख धर्म की दीक्षा दी जानी, वो किया जाएगा। इस खुशी में 20 तारीख को वो भी किया जाएगा। वो HMT गुरुद्वारे में होगा। रामगंज थाना पुलिस ने जुआ खेल रही 3 महिलाओं सहित 5 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 5 जुआरियों के कब्जे से 5,900 रुपये की नकदी व ताशपत्ती बरामद। रामगंज थाना अंतर्गत पुलिस ने एकता नगर में अवैध रूप से जुआ खेल रही 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए 5 जुआरियों के कब्जे से 5,900 रुपये की नकदी व ताशपत्ती की जोड़ी बरामद की है। रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में नवल नगर लोंगिया मोहल्ला निवासी दिलीप सोनी पुत्र उदाराम सोनी, एकता नगर सोमलपुर निवासी इंद्रराज पुत्र हीरालाल, झूला मोहल्ला डिग्गी चौक निवासी भारती पत्नी मेघराज, झूलालाल चौक कंचन नगर दौराई निवासी आशा पत्नी अशोक, वैजयनगर चौराहा भगवानगंज निवासी हेमा पत्नी दिलीप शामिल है। 5 आरोपी ब्यावर रोड पर राजू होटल के पीछे एकता नगर सोमलपुर की झाड़ियों में जुआ खेल रहे थे। मुखबिर से मिली इत्तला पर हेड कांस्टेबल मंगलचंद, कांस्टेबल हेम सिंह, राजेंद्र, संदीप मोहन व नेराज ने मौके पर दबिश देकर आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा। सभी के विरुद्ध जुआ एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई की है आज आपने? जरिए मुखबिर से इतना मिली कि एकता नगर में कोई जुआ खेल रहे हैं, तो वहाँ गए कितने रुपए बरामद किए? 5900 रुपये और 52 पत्ती ताश की।
4 राज्यों के छात्रा कैडेट्स नारेली तीर्थ का भ्रमण कर 24 तीर्थंकरों के प्रति की आस्था प्रकट। अरावली पर्वतमाला की ट्रैकिंग को प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप के दूसरे चरण में कैडेट्स ने शुक्रवार को नारेली स्थित अरावली पर्वतमाला की ट्रैकिंग की। कैंप पीआरओ लेफ्टिनेंट डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि 210 छात्रा कैडेट्स की ट्रैकिंग को शुक्रवार सुबह दयानंद महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साहसिक गतिविधि का शुभारंभ करते हुए अपने संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया है कि महिला सशक्तिकरण में राष्ट्रीय कैडेट कोर का महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न राज्यों के कैडेट्स कोर राष्ट्रीय एकता के रूप में कैंप लगाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के माध्यम से ही आयोजित किए जाने वाले कैंपों में कैडेट्स अपनी राज्यों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, रीति रिवाज, भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर का यह प्रयास बेहद सराहनीय है। को इतनी बड़ी संख्या में संबोधित कर रहा हूं और एनसीसी से मुझे विशेष प्रेम है क्योंकि मैं खुद भी एनसीसी में रहा हूं। मैंने 21 साल एज एन ANO इन नेवल विंग काम किया है और मैं ये मानता हूं कि एनसीसी दुनिया की एक ऐसी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप एनरोलमेंट करके बहुत कुछ सीख सकते हैं जो कि एक साधारण बच्चा कॉलेज में नहीं सीख सकता। ड्यूटी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ड्रिल और ना जाने क्या क्या आप सीखते हैं इसमें। यूनिटी एंड डिसिप्लिन हमारा जो है वो मेन कोर है इस एनसीसी का। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप अजमेर में ये ट्रैकिंग कैंप में शामिल हुए और हमारे कॉलेज में भी वैसे तो 2500 बच्चे हैं लेकिन सिर्फ 400 एनसीसी में आते हैं और 2500 एप्लीकेशन आती है एनसीसी में एडमिशन लेने के लिए। तो एक बार एनसीसी के लिए और अपने लिए तालियां बजा दीजिए। इससे पूर्व दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की छात्राओं का दल नारेली स्थित जैन मंदिर पहुंचा, जहां कैडेट्स ने भगवान महावीर और 24 तीर्थंकरों से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त की। कैडेट्स का दूसरा समूह पुष्कर के शैक्षिक भ्रमण पर गया, जहां कैडेट्स ने पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की, साथ ही जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। कैडेट्स ने जमकर पुष्कर नगरी में धार्मिक आस्था प्रकट की और खरीदारी भी की। छात्रा कैडेट्स और ऑफिसर्स ने बताया कि गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप के लिए अजमेर में की गई व्यवस्थाएं बेहद संतोषजनक हैं और उन्हें यहाँ काफ़ी अच्छा अनुभव भी हो रहा है। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज जूनियर अंडर ऑफिसर श्रुति कुमारी फ्रॉम दिल्ली डायरेक्टरेट। We are here for the All India Trekking Expedition अजमेर ट्रैक। ये जो कैंप है ये 11 राजस्थान बटालियन द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ पे हमारा आज दूसरा दिन है, कल से हमारा ट्रैक शुरू होगा। We are from Delhi Directorate, 126 कैडेट्स आए हैं and we are here to represent our culture। दिल्ली का कल्चर एक मिक्स कल्चर है जहाँ पे सारे पूरी ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कल से हमारा ट्रैकिंग शुरू होने वाला है एंड इट्स गोइंग वेरी वेल। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटी हमें मिल रही है और हम सब बहुत खुश हैं। हम यहाँ पर अजमेर ट्रैकिंग कैंप करने आए हैं और हम यहाँ पे सब लोगों से मिलके यहाँ के कल्चर को जानेंगे। नेम इज़ फ्लाइट कैडेट संजना शर्मा एंड इट्स दिल्ली डायरेक्टरेट एंड वी ऑल आर हियर फॉर ट्रैकिंग कैंप ऑल इंडिया अजमेर ट्रैकिंग कैंप विच इज़ कंडक्टेड बाय द 11 Rajasthan battalion. So first of all we were very excited about the trekking camp because we just heard about the trekking and all and Ajmer जिसको हमने सिर्फ किताबों में और एक तरीके ये सिर्फ हमारे लिए जो चीज़ें आज तक जो इमेजिनेशन में देखते हुए आ रहे थे वो चीज़ें अब धीरे धीरे अब पूरी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अलग अलग जो कल्चर है उनके साथ मिक्सअप होने का हमें मौका मिल रहा है और अभी हमारा कुछ दिनों में जो है ट्रैकिंग भी शुरू होने वाला है तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हमने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने। जय हिंद, आई एम कैडेट नैन्सी जैन फ्रॉम दिल्ली डायरेक्टरेट। हम अजमेर में हैं और इधर हम ट्रैकिंग एक्सपीडिशन के लिए आए हुए हैं। आज हमारा दूसरा दिन है और हम सब काफ़ी एक्साइटेड हैं। यहाँ हम दिल्ली के कल्चरल को बाकी के 4 डायरेक्टरेट के साथ और रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट, छत्तीसगढ़, यूपी एंड राजस्थान डायरेक्टरेट भी हमारे साथ है और हम सब कल से ट्रैकिंग एक्सपीडिशन करने वाले हैं तो हम सब इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। यहाँ हमारे साथ सिर्फ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों विंग्स यहाँ पर मौजूद हैं।
एंड सबकी एक्साइटमेंट बहुत हाई है, सारी हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जा रही हैं। ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप में आए हैं और हम उत्तर प्रदेश से आए हैं और टोटल गर्ल्स हमारे साथ 127 हैं और हम लोग यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए रुके हुए हैं। कल हम लोग नारेली जाएंगे जहाँ पर जैन मंदिर है और हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं उस मंदिर को घूमने के लिए कि पहाड़ियों पर घूमेंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे और यहाँ राजस्थान का कल्चर और नई लैंग्वेज सीखेंगे। और मेरा नाम अर्चना है एंड हम यूपी डायरेक्टरेट से आए हैं। हम लोग ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप के लिए आए हैं। हम यहाँ पे पहाड़ियों पे घूमेंगे, एंजॉय करेंगे और हमें यहाँ पे खाना भी अच्छा मिल रहा है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और अब आगे, आज ही हमारा फर्स्ट डे था, आगे सेकंड डे में हमारा क्या होगा हम आगे ये बताएंगे। कार्तिक पूर्णिमा महास्नान के साथ विश्व प्रसिद्ध पुष्कर पंचतीर्थ महास्नान का समापन। श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना के साथ किया दान पुण्य। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का पंचतीर्थ पूर्णिमा महास्नान के साथ शुक्रवार को समापन हो गया। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर धर्म लाभ कमाया। जैसे जैसे पूर्णिमा का समय करीब आया, लोगों का हुजूम पुष्कर की तरफ उमड़ने लगा, जो देर शाम तक जारी रहा। पुष्कर सरोवर के मुख्य घाटों पर श्रद्धालुओं ने देर रात से ही डेरा लगाना शुरू कर दिया। रात भर भजन कीर्तन और भक्ति के दौर चलते रहे। जैसे ही हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा का आगमन हुआ, लोगों ने सरोवर में स्नान कर पुण्य प्राप्त करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता जगतपिता ब्रह्मा ने इस पवित्र सरोवर के बीच माता गायत्री के साथ कार्तिक एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक यज्ञ किया था। इस यज्ञ के दौरान धरती पर 33 करोड़ देवी देवता पुष्कर में ही मौजूद रहते हैं। सतयुग काल से ही इन 5 दिनों का खासा महत्व माना जाता रहा है। इन 5 दिनों में पवित्र सरोवर में स्नान करने से 5 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए इसे पंचतीर्थ स्नान भी कहा जाता है। इन 5 दिनों में भी पूर्णिमा महास्नान का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना की और पुरोहितों को दान दक्षिणा दी। जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी रही। तीर्थ सरोवर की पूजा अर्चना और ब्रह्मा जी के दर्शन करने के साथ ही बाजारों में खरीदारी के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। पुष्कर का पूरा बाजार श्रद्धालुओं से खचाखच भरा नजर आया। पर्वतानां यथा मेरु पक्षिणां गरुडो यथा एतत् सर्वतीर्थमयं पुष्कर आदि उच्यते। आज के दिन, आज कार्तिक पूर्णिमासी है, पुण्यकाल आज है। आज के दिन 33 कोटि देवता इस पुष्कर क्षेत्र में निवास करते हैं, पुष्कर जल में निवास करते हैं। सभी तीर्थ आज के दिन इस पुष्कर क्षेत्र में निवास करते हैं। आज के दिन पुष्कर में नहाने से मनुष्य को अक्षय कोटि पुण्यदान का फल प्राप्त होता है तथा उसके पितर जो है वो ब्रह्मलोक को प्राप्ति करते हैं। आज पूर्णिमासी का महापर्व है, कार्तिका नक्षत्र है, आज पद्म योग का योग है। पद्म योग होने से आज पुष्कर में स्नान का बड़ा भारी महत्व है। जैसे एकादशी से पूर्णिमा तक भगवान ब्रह्मा जी ने 5 दिन यज्ञ किया था। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम, पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में तप करना, भजन करना, दान करना, स्नान करना, ये भाग्य से होता है। क्योंकि आज पूर्णिमासी है, पहले भी कल एक पूर्णिमासी थी, 2 पूर्णिमा होने के कारण आज श्रद्धालुओं की कमी है। ये तो करीबन 15-20 लाख व्यक्ति स्नान करते हैं और पुष्कर में स्नान करने से सभी का मोक्ष होता है, पितरों की शांति मिलती है, अपने बुजुर्गों के अपनी अस्थियाँ विसर्जन की जाती है। जिनके संतान नहीं होती है, संतान की प्राप्ति होती है। पुष्कर आज सतयुग का तीर्थ है, द्वापर में नैमिषारण्य है, त्रेता में कुरुक्षेत्र है और कलयुग में गंगा है। पुष्कर आज सभी तीर्थों का गुरु है। तो गुरु बिगर ज्ञान नहीं और गुरु बिगर मोक्ष नहीं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु में पास आने से भगवान भी बोलते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े इनके लागू पाँव, गुरु बलिहारी आपकी गोविंद देव बताए। तो पहले भगवान सब चीज़ों का गुरु ब्रह्मा देव है और जगत के पिता हैं, गंगा माँ है और प्रयागराज है। पुष्कर राज्य में हर साल कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन का यहाँ विशेष महत्व रहता है। क्योंकि 5 दिन ब्रह्मा जी ने इसी जगह बैठ के यज्ञ किया। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान। किसानों में खुशी की लहर, ढोल धमाकों के साथ मिठाई बांटकर जताई खुशी। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर किसान महापंचायत दूदू के बैनर तले
दूदू विधानसभा क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर छा गई। किसानों द्वारा कस्बे में ढोल ढमाकों के बीच आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की गई। आपको बता दें कि 12 माह पहले 28 नवंबर 2020 को किसान महापंचायत दूदू व दूदू विधानसभा क्षेत्र से 100 किसानों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। जब शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस द्वारा आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो वहां किसान हाईवे पर जाम लगाकर बैठ गए। 12 मार्च के बाद लगभग 800 किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हो गई। मोदी सरकार को ईश्वर ने सद्बुद्धि दी और तीनों काले कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। साथ ही समर्थन मूल्य को मजबूत बनाने का भी आश्वासन दिया गया। आज के दिन पूरे देश के किसानों में खुशी की लहर है। अब किसान महापंचायत द्वारा आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जब तक केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व फसल खराबे पर सरलीकरण का कानून नहीं बनाती, तब तक किसान महापंचायत दूदू का आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर दूदू अध्यक्ष बलदेव महरिया, प्रदेश महामंत्री जगदीश नारायण, किसान जिला महामंत्री नंदलाल मीणा, दूदू विधानसभा अध्यक्ष रामगोपाल नेकाड़ी, रामकिशन, शाह जुम्मा मोहम्मद, रामू मीणा, सीताराम खींची, जमाल खान, बजरंग लाल मेघवाल सहित सैकड़ों किसानों ने मोदी सरकार का धन्यवाद जताया। पता है कृषि कानून जो कि काले कानून किसान कह रहे थे, काले कानूनों को आज वापस ले लिया गया है। हमारा देश भारत देश जो कि सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसका किसान अपने खून पसीने की मेहनत से फसल उगाकर एक सोना बनाता था, उसको कुछ उद्योगपतियों के साथ मिलकर सरकार ने बिगाड़ने का प्रयास किया। लेकिन किसानों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। पिछले कई समय से धरने पर बैठे हुए हैं, अभी वो धरना जारी है। लेकिन आज सुबह ही मोदी सरकार ने फैसला लिया, अपने कृषि कानून वापस ले लिए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है किसान महापंचायत दूदू से व किसान महापंचायत के जिलाध्यक्ष और काफ़ी अधिकारी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। हमारा भारत देश एक सोने की चिड़िया है, ये वाकई सत्य बात है। भारत देश में किसान कृषि कानून जब से भारत सरकार लेके आई है, तब से हम ये जान चुके हैं कि किसान हितैषी सरकार नहीं थी, पर आज किसान ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोने की चिड़िया किसानों को ये बता दिया कि ये सोने की चिड़िया किसान ही मतलब एक सोना उगा सकता है और एक सोने की कीमत जान सकता है। इसलिए आज हमारे को खुशी है। माननीय मोदी जी के लिए और सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो एक साल से 26 नवंबर को एक साल हो जाना किसान आंदोलन को, लेकिन अब किसान 3 बिल थे। एक तो इन्होंने अमेंडमेंट किया था संशोधन, और 2 बिल नए लाए थे। पहला बिल था जो संशोधन किया था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इस नियम में संशोधन कर दिया कि कोई भी बड़े उद्योगपति कितना भी स्टॉक कर सकता है, यानी स्टॉक सीमा हटा दी, जिससे महंगाई बढ़ जाती है और किसान कंज्यूमर भी है। और 2 ये बिल लेकर आए। पहला बिल लेकर आए कि भाई किसान कहीं भी अपने माल को ले जाए, एक राष्ट्र एक बाजार के नाम से कहीं बेच सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि किसान की हालत है क्या जो वो दिल्ली या गुड़गांव जाके अपना माल बेचेगा? तो हमने ना यही था कि पूरा मोल घर में तोल। और दूसरा बिल था जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लीज पर खेती ले रहे थे, कि उद्योगपति बड़े बड़े किसानों को लालच दे के खेती ले रहे थे, लेकिन इसलिए किसानों को ये मंजूर नहीं था कि हम हमारी है ना ये पीढ़ियों की धन है, इस खेती को नहीं देंगे। तो ये अमेंडमेंट जो आवश्यक वस्तु अधिनियम इनको और ये लीज वाला मामला, एक देश एक बाजार, पूरा मोल घर में तोल और ये 3 बेक वगैरह। अब हमारी पूरी मांग है कि जो फसलें आप 24 फसलें जो MSP डिक्लेयर करती है भारत सरकार, इन पर खरीद की गारंटी का कानून भी इसमें मेंशन है, जुड़ा हुआ है। अब उसमें और जोड़ दिया गया है, किसानों को फायदा और किसानों की जीत हुई। अगर ये किसान आंदोलन फेल हो जाता, अगर ये बेचने होते, तो आज किसानों के कोई आंदोलन नहीं कर सकता 100 साल में। लेकिन राकेश टिकैत और पूरे देश के किसानों ने 1 साल तक जो महापड़ाव डाला है, उसकी जीत हुई है। भारत सरकार ने अपना एक महत्वपूर्ण फैसला, जो काले कानून बता रहे थे किसान, जिनको उन तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया है। लेकिन फिर अभी भी किसान महापंचायत के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो बाकी हैं। तो हम जानेंगे किसान महापंचायत के नंदलाल मीणा जी से कि वो क्या और उनकी मांगे हैं जो बाकी है, जिनके लिए वो अभी भी प्रयास करते रहेंगे, आंदोलन उनका जारी रहेगा। आदरणीय मीडिया के जो अभी हमारे प्रमुख लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये गोदी मीडिया नहीं है, ये मीडिया है। और इस मीडिया के चैनल के माध्यम से पिछले साल हमने 26/8/2020 को आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय रामपाल जी जाट के नेतृत्व में किसान फसल बीमा योजना की जानकारी हासिल की थी। उसमें दूदू के किसानों को उनकी मेहनत का हमें फल मिला है। और दूदू की किसान महापंचायत के किसान जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और पूरी दूदू विधानसभा क्षेत्र के किसानों के माध्यम से किसान दूदू, मोजमाबाद और फागी को 50 करोड़ रुपए का जो फायदा मिला है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर पुष्कर का पानी हिला, शुरू हुआ सर्दी का सिलसिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मावठ का दौर हुआ शुरू। लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए जलाए अलाव।
कहते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर पुष्कर तीर्थ में पंचतीर्थ स्नान के साथ जैसे ही पुष्कर का पानी हिलता है, भीषण सर्दी का दौर शुरू हो जाता है। शुक्रवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में धार्मिक स्नान के साथ ही पंचतीर्थ स्नान करने पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और जैसे ही पुष्कर का पानी हिला, सर्दी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से 2 दिनों से मावठ का दौर शुरू हुआ। सूर्यदेव को बादलों ने अपनी ओट में छुपा लिया, जिससे सर्दी का प्रकोप और बढ़ गया। सर्दी बढ़ने के साथ ही पारे में भी गिरावट देखी गई। लोगों ने सर्दी से बचने के उपाय शुरू कर दिए। सड़क किनारे मजदूर व थड़ी वाले अलाव जलाकर गर्म कपड़ों के साथ सर्दी को दूर भगाने के प्रयत्न करते दिखे। वहीं बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। अभी 2 दिन और इसी तरह से पारे में गिरावट के साथ सर्दी दर्ज की जाएगी। रिमझिम बारिश का दौर भी सुबह से चल रहा है, जिसकी वजह से लोग घरों में दुबके रहे। सड़कों पर कम ही भीड़ नजर आई। शादियों का मौसम होने के चलते लोग मजबूरी में घरों से बाहर निकले। अजमेर में शुक्रवार को अधिकतम 23 और न्यूनतम 16 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। जैसे देखिए, जिस प्रकार कहते हैं कि पुष्कर जी का पानी हला और वो ठंड चला, तो वो ठंड का जो माहौल था और उसके साथ साथ ये माहौट की बरसात होने लग गई, जो हमारी फसल चने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बुजुर्ग आदमी और बच्चों के लिए ख़राब है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैल रहा है और इस प्रकार से ठंड पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि ये ठंड अब के बहुत तेज़ पड़ेगी। और माहौल जिस प्रकार से बदला है, बादल एक साइड हुए हैं और रिमझिम बरसात आ रही है, तो जो ठंड एकदम पड़ी है, निश्चित रूप से एकदम तेज़ हुई है। उसकी वजह से अलाव लगाना पड़ा, क्योंकि ठंड अभी सहन नहीं हो रही है और गाड़ी पे तो बहुत ज़्यादा लग रही है। किस तरह से बचाव के उपाय? बचाव का उपाय यही है कि गजक खाओ, तिल खाओ और उसके साथ साथ अलाव जला के अलाव के पास बैठ जाओ। गर्म कपड़े पहन रखे? गर्म कपड़े पहनना जरूरी है, क्योंकि गर्म कपड़े से ही बचाव है, क्योंकि आती ठंड और जाती ठंड दोनों खराब है। इसलिए अभी अलाव जला के गर्म कपड़े पहन के तब के पास बैठे हैं। भैया बहुत ज़ोर से ठंड पड़ रही है यहाँ पे अजमेर के अंदर। अभी मौसम भी ख़राब हो रहा है, लोग बाग तो जला के बैठे हैं अभी यहाँ पे। किस तरह से रिमझिम बारिश भी हो रही है? हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। तो किस तरह से मज़ा भी आ रहा है बारिश का? ठंडक भी, मौसम खराब हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है और सर्दी भी लग रही है। ठंड पड़ रही है बहुत ज़ोर से और सर्दी लग रही है। गर्म कपड़े पहनना बहुत जरूरी था, गर्म कपड़े पहन रहे हैं। क्या मानते हो, ये आज पूना में तो बारिश भी हो रही है? हाँ, बारिश भी हो रही है, सर्दी बहुत तेज है। क्या मानते हो उसकी सर्दी इस बार ज़्यादा पड़ने वाली है अभी से ही? हाँ, ज़्यादा पड़ रही है, ज़्यादा पड़ने की संभावना है। इंसेबल फैशन ई ऑफ प्रोडक्शन द्वारा दिसंबर माह में 3 दिवसीय फैशन शो का आयोजन। फैशन मॉडल 2021 और इंटरनेशनल फैशन टूर राजस्थान एडिशन के नाम से होगा शो। आगामी 17, 18 और 19 दिसंबर 2021 को अजमेर और पुष्कर में फैशन मॉडल शो का आयोजन होने जा रहा है। शो के ऑफिशियल ऑर्गेनाइजर और फैशन डिजाइनर अमरेश सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि शो में भारत के अलग अलग राज्यों से प्रतिभागी शिरकत करेंगे। प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद यहां फाइनल और ग्रैंड फिनाले के लिए बुलाया जा रहा है। यह कॉन्टेस्ट 3 कैटेगरी में होगा, मिस, मिसेज और बॉयज़। तीनों के अलग अलग विजेता भी घोषित किए जाएंगे। इसी के आधार पर प्रतिभागियों का चयन एक्सपर्ट के द्वारा किया जाएगा। चयनित प्रतिभागियों को आगे फोटोशूट, फिल्म्स, वीडियो एल्बम में काम करने का मौका मिलेगा। शो के ऑफिशियल शो डायरेक्टर और कोरियोग्राफर अंजुषा भट्टाचार्य मुंबई से होंगे। शो की ऑफिशियल फोटोग्राफी आर.एन. राजपूत करेंगे। अमरेश सिंह ने बताया कि शो का उद्देश्य नई प्रतिभाओं को प्रमोट करना और जहां शो हो रहा है वहां का कल्चर, ट्रेडिशन, टूरिज्म और हेरिटेज को भी प्रमोट करना है। फैशन शो कहाँ होगा? ये एक्चुअली इस फैशन शो का लेआउट है। 3 दिन का शो है हमारा और 3 दिन में दो फैशन शोज हैं एक्चुअली। एक है फैशन मॉडल जो कंपटीशन है, ब्यूटी पेजेंट, और दूसरा है इंटरनेशनल फैशन टूर राजस्थान एडिशन। 2 दिन का जो लेआउट है हमारा वो पुष्कर में है, जिसके अंतर्गत ये हमारा सेकंड सीज़न है। इससे पहले जो हमारा सीज़न हुआ था उसका फिनाले मैंने गोवा में किया था। और ये जो है उसमें क्या होता है, फॉर्मेट है हमारा कि ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग स्टेट से इसमें कंटेस्टेंट आ रहे हैं। तो उनका यहाँ पे सेमीफिनाले, फिनाले राउंड्स होते हैं, कैटवॉक
और उसके पहले उनको प्रोफेशनल इंडस्ट्री एक्सपर्ट के द्वारा उनको ग्रूमिंग ट्रेनिंग सारी एजुकेशन देने के बाद, उनको ग्रूम करने के बाद उनको कंपटीशन में उनका जजमेंट होता है और उसमें जो रनर विनर जो भी होते हैं उसमें से उनको उनके क्राउन के साथ साथ उनको जो जो हमारे प्राइज क्राइटेरिया हैं वो सारे हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मेन है उनको कि आगे इसको एज पर इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए, और वो सारे काम कर रहे हैं। और दूसरा मेन थीम हमारा जो शो का उद्देश्य है यहाँ पे कराने का, तो हमेशा हम लोग टूरिज्म प्रमोट करते हैं। पहले हमने गोवा में किया था, तो यहाँ पे भी हमने जो है यहाँ के हम राजस्थान टूरिज्म को पूरा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शो लेआउट के साथ साथ इसमें हमारा डेजर्ट, कैमल कार्ट, सारे जगहों पे हमारे शूट्स हैं। ट्रेडिशनल जो भी यहाँ का ट्रेडिशनल वीवर्स, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट, यहाँ का ट्रेडिशन, एवरीथिंग इसके साथ हम चाहते हैं इसको प्रमोट करें, और उसके साथ हमारे यहाँ जो हमारे कंटेस्टेंट वो भी प्रमोट होते हैं। तो एक ये इंटरनेशनल मैसेज हम लोग दे रहे हैं इस शो के थ्रू, और ये हमारा कंटेस्ट का हो गया। और जो हमारा 19 को है, जो मानसिंह के होटल मानसिंह के अंदर जो फिनाले है, उसमें है इंडिया से बड़े बड़े अच्छे वेल नोन फैशन डिज़ाइनर्स और वेल नोन प्रोफेशनल फैशन मॉडल्स आ रही हैं, जो कि अपना यहाँ कलेक्शन शोकेस करेंगे। और बाकी यहाँ से हमें प्रभात रंजन सर से यहाँ जो भी सहयोग मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग और भी लोग जुड़े हुए हैं हर फील्ड से, उन सभी लोगों को जोड़ करके, और बाकी आप मीडिया से जो भी हमें सहयोग मिल रहा है उसके थ्रू हम ये शो को बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। मशहूर अदाकारा डिम्पल कपाड़िया ने अपनी टीम के साथ दरगाह ज़ियारत की। पुष्कर में पूजा अर्चना कर ब्रह्मा जी के किए दर्शन। अपने पति स्वर्गीय राजेश खन्ना की आत्मा की शांति के लिए पुष्कर सरोवर में किया तर्पण। ब्रह्मा जी के मंदिर में की पूजा अर्चना। बॉलीवुड सिनेमा जगत में वर्ष 1973 में फिल्म बॉबी से फिल्मी सफर शुरू करने वाली मशहूर अभिनेत्री डिम्पल कापाड़िया ने शुक्रवार को सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह व पुष्कर के जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। डिम्पल ने अपनी टीम यूनिट के साथ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर अकीदत के चादर और फूल पेश कर दुआ मांगी। दरगाह में उनके साथ बॉलीवुड दुआगो सैयद कुतुबुद्दीन सकी भी मौजूद रहे। डिम्पल कापाड़िया को ज़ियारत सैयद हबीब हाशमी ने कराई, जबकि टीम के अन्य सदस्य जय कुमार और नंद किशोर को बॉलीवुड दुआगो सैयद कुतुबुद्दीन सकी ने ज़ियारत कराई और दस्तारबंदी कर तबरुक भेंट किया। ज़ियारत के बाद मशहूर अदाकारा डिम्पल कापाड़िया ने कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने सरोवर की पूजा अर्चना कर अपने पति सुपरस्टार राजेश खन्ना की आत्मा की शांति के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ तर्पण किया। वहीं अपने दामाद सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के अच्छे भविष्य और दीर्घायु की प्रार्थना की। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री डिम्पल कापाड़िया को पूजा अर्चना पंडित जीतू उर्फ जितेंद्र पारेशर ने कराई। डिम्पल कापाड़िया ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए तो वहीं पुष्कर के महत्व के बारे में जानकारी भी हासिल की।